चलो जी अस्सलाम वालेकुम। आज लंदन में हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा हारून मौजूद हैं। आज हम इनसे फ़ायदा उठाएंगे और पूछेंगे कि जो पाकिस्तान की पूरी दुनिया में भारत ने एक परसेप्शन बनाई हुई थी कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को पाला जाता है, पाकिस्तान के ऊपर एक जो खुद साख्ता पैलागम के थ्रू एक स्टेज ड्रामे के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई, फिर पाकिस्तान को उस लहज तक मजबूर किया गया कि पाकिस्तान के जवानों ने जवाब दिया, तो फिर पूरी दुनिया पाकिस्तान के सामने सरनगू है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो ये एक मिथ थी, बड़े अरसे से हमने देखा कि ज़ाहिर है बड़े मार्के हुए हैं और उसके बाद एक मिथ क्रिएट हुई थी हिंदुस्तान को लेकर, उसकी इकोनॉमिक पावर की, उसकी मिलिट्री पावर की, उसकी डेमोक्रेसी की, उसकी सेकुलरिज्म की, उसकी रीजनल पावर बनने की जो ख्वाहिश थी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने सबसे पहले तो जो आपने बिल्कुल सही कहा कि पहलगाम का वाक़या जो है, जो सारे इस एपिसोड की बुनियाद है, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। और आज इतने दिन गुजरने के बावजूद, कई हफ्ते गुजरने के बावजूद, मैंने तो आज तक शायद आपने भी नहीं देखा, एक एविडेंस नहीं देखा। नहीं दे सके। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ज़िम्मेदार रियासत बग़ैर किसी एविडेंस के एक इंसिडेंट को लेकर, जिस पे कि पाकिस्तान भी मज़म्मत कर रहा है और उन लोगों के साथ अपने दुख और गम का इज़हार कर रहा है जिनकी वहाँ जाने गई, वो कैसे उसे एक अनप्रोवोक्ड किस्म के, अनप्रूवन किस्म के इंसिडेंट को लेके जो उसके अपने हिस्से में भी नहीं हो रहा, कश्मीर में हो रहा है, जो कि हम समझते हैं कि मकबूजा कश्मीर है, इंडिया ऑक्यूपेशन में, उसको लेके और फौजी चढ़ाई कर दे। तो उसने क्या समझा था कि पाकिस्तान कोई टिम्बकटू है, कि पाकिस्तान जो है कोई ऐसी रियासत है, एक न्यूक्लियर पावर है यार, एक मुस्लिम मुल्क है, एक फोर्स है, एक ईमान वालों की जगह है। वहाँ जब आप जाएंगे, उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब की, उनकी पूरी टीम की, चीफ ऑफ एयर स्टाफ की, तमाम लोगों की, जो मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में जो मुझे खुशी हुई कि भारत रैशनल था, मोदी रैशनल था, उनके फैसले रैशनल थे, पानी बंद कर दिया। मतलब हाउ स्टूपिड दे कैन बी, वो कर ही नहीं सकते। लेकिन पाकिस्तान ने हर इवेंट के बाद मैच्योरिटी का इज़हार किया। और फिर जो सबसे बड़े इस एपिसोड में पाकिस्तान की नैरेटिव की विक्ट्री है, मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का अपने दायरों के साथ कंसल्टेशन करके ये बहुत बड़ी ऑफ़र देना कि हम इस इंसिडेंट की न्यूट्रल इंक्वायरी के लिए भी तैयार हैं। इससे बड़ा और क्या कोई मुल्क कर सकता है, दो न्यूक्लियर पावर। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने इंडिया को नैरेटिव की जंग में शिकस्त दी, पाकिस्तान ने इंडिया को पॉलिटिकल महाज पे शिकस्त दी, और जो बदतरीन शर्मिंदगी और उनको जो बदतरीन शिकस्त हुई है, वो मैं समझता हूँ कि फ़ौजी महाज पर हुई है, एयरफोर्स के महाज पर हुई है, नेवी के महाज पर हुई है। और उसकी जो एक हेजेमोनिक, उनकी जो एक हैसियत बना रखी थी मिथ के तौर पे, या उनकी ख्वाहिशात थी, उसको पाकिस्तान ने चकनाचूर कर रख दिया। और आज आप अगर देखें, आप तो ख़ुद माशाल्लाह इतना सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि पूरी दुनिया में कोई इंटरनेशनल मुल्क भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ सिवाय इसराइल के। यानी इसराइल पे भी वही इल्ज़ामात हैं जो भारत हरकतें करता है। तो दुनिया के दो ऐसे ममालिकों ने आपस में हाथ मिला लिया है जिनकी के ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जिनका के ऑक्यूपेशन करने का, जिनका के हमले करने का, अनप्रोवोक्ड बॉम्बार्डमेंट करने का जिनका के माजी है, वो मिल गए। जबकि पाकिस्तान, जिसको आइसोलेशन में समझा जाता था, पाकिस्तान के बारे में कहा जाता था कि ये इर्रेस्पॉन्सिबल है, इनको तो नैरेटिव नहीं बनाना था, इनकी तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई स्टैंडिंग ही नहीं है। वो आज खड़ा है जहाँ अमेरिका भी है, बरतानिया भी है, जहाँ हमारे अरब ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं। तो आज पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन समेत पूरी दुनिया में अपने आप को मनवा लिया। और मैंने जैसे बताया, पॉलिटिकल साइड पे, आर्मी की साइड पे, मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली, एवरीवेयर आई थिंक पाकिस्तान। और इसके लिए सबसे ज़्यादा देखिए ना, बहुत से लोग आज बड़ा, मैं समझता हूँ इस जीत को लेकर भी ऐसी गुफ्तगू, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि इस तमाम प्रोसीजर के दौरान मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये पाकिस्तान का गोल्डन एरा स्टार्ट हुआ चाहता है।
क्योंकि वही पाकिस्तान था जो पहले भी पूरी दुनिया को बताता था कि हम वो नहीं हैं जो हमें दिखाया जा रहा है, हम वो नहीं हैं जो आप लोगों को बताया जा रहा है, हम वो नहीं हैं जो आपको सुनाया जा रहा है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो शायद मेरा ये बड़ा स्ट्रांगली बिलीव है कि अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला की सपोर्ट हमें हासिल थी, और क्योंकि हमारे इस वक्त की क़यादत जो हमारे आर्मी चीफ थे वो प्योर हार्टेड थे, उनकी थॉट्स बड़ी प्योर थी, वो अपने पाकिस्तान के लिए मुखलिस थे। ये वो एरा है कि जिसमें पाकिस्तानियों के बेटे पाकिस्तान, असली पाकिस्तानी पाकिस्तान की तरफ खड़े हो गए। जो पाकिस्तानी गद्दार थे, जो पाकिस्तान के दुश्मन थे, चाहे वो अंदर से हों वो बाहर से, वो पूरी दुनिया के सामने आया हो गए। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का कितना आप कसूर मैं समझता हूँ ठहराएंगे? सबसे पहले जो है ना पेट्रियाटिज्म होता है, सबसे पहले हमारे दीन के बाद, अल्लाह ताला की वैधानियत तस्लीम करने के बाद पेट्रियाटिज्म आता है। और जब पेट्रियाटिज्म की बात होती है पार्टी फिलेशन नहीं देखी जाती, बिल्कुल, फिर मुल्क से फिलेशन देखी जाती है, फिर उसकी ज़मीन से देखा जाता है कि आपका ज़मीन से क्या रिश्ता है, उससे आपकी क्या वफा है। तो जहाँ एक जानिब हमने ये देखा कि तमाम सियासतदानों ने, तमाम सियासी पार्टियों ने अपने इख्तिलाफात भुलाकर उस वक्त मुल्क के साथ खड़े हो गए, और हमने देखा कि एक तो नेशनल फोरम होता है, एक लोकल फोरम होता है, एक इंटरनेशनल फोरम होता है। आपने बिलावल भुट्टो साहब को देखा जी, आपने हिना रब्बानी खर साहिबा को देखा, आपने पाकिस्तान के जो हमारे एम्बेसडर्स हैं वो बहुत वो अच्छा आप देखें, हमारे जो माशाल्लाह डॉक्टर मोहम्मद फैसल, रिजवान शेख साहब अमेरिका के, मैंने दोनों को सुना, उन्होंने बहुत अच्छा बोला। और जो पॉलिटिशियंस आए हमारे, जो सोशल मीडिया में हमारे लोगों ने वॉर लड़ी, वहीं पे आप सही कहती हैं कि थोड़ा सा दुख हुआ कि इस मौके पर भी वो अपॉर्चुनिटीज़ किस्म के जो हमारे बदनसीब कहूँगा उनको, जो बदनसीब हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ किस्म के जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के यूट्यूबर्स हैं, जो पता नहीं अपने आप को कितना बड़ा इन्फ्लुएंस समझते हैं, दे वर नॉट विद पाकिस्तान। आप मुझे ये बताएं रज़ा साहब कि अभी वेरी रीसेंट एक जो भगौड़ा पाकिस्तान से भाग के आया हुआ जो यूट्यूबर अपने आप को कहता है इमरान रियाज, उसकी एक मैंने वीडियो क्लिप देखी जिसमें वो कहता है कि पाकिस्तान से एक शख्स आ गया है, दूसरा शख्स वो आने वाला है, वो जो ही अमेरिका में पहुंचेगा पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ऊपर पाबंदी लग जाएगी। ये कितना कम अकल शख्स है कि वो अमेरिका, वो डोनाल्ड ट्रंप जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को ग्लोरीफाई कर रहा है, अगर भारत का नाम लेता है तो उस दूसरी ही स्टांस में पाकिस्तान का नाम ले रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो अब भारत के अंदर बिजनेस करने वाली कंपनीज को, एप्पल के मालिक को उसने कहा है कि तुम वहाँ नहीं हमारे अमेरिका में इन्वेस्ट करो, यहाँ पर आके बिजनेस करो। तो ये गधे हैं, इनके दिमाग, इनकी सोच ख़त्म हो गई है कि ये सोच नहीं पा रहे या देख नहीं पा रहे जो सामने इनके हो रहा है पाकिस्तान फातिहीन की तरह जो पूरी दुनिया में ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अब जिनका आप नाम ले रहे हैं ना, मैंने उनके लिए एक पॉलिसी बना रखी है, मैं इग्नोर करता हूँ, इसलिए कि जो लोग झूठ बेचते हैं ना, उनको अगर आप डिस्कस भी करेंगी तो आप अपना भी एयर टाइम दे रही हैं। नहीं एयर टाइम की नहीं, मैं आ रहा हूँ उससे जो आप कह रही हैं। हमें अब जो है ना इन लोगों को, एक तो ये आइडेंटिफाई हो गए। देखिए ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने एक बात आपसे की, जब पैट्रियाटिज्म की डिमांड होती है ना, और एक जंगी माहौल में आप होते हैं, तो जहाँ आपको बहुत सी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, वहीं आपको जो है ना वो तफरीक हो जाती है, तमीज़ हो जाती है कौन अपना कौन पर है। बिल्कुल ठीक है। तो इस 22 अप्रैल के बाद, और ख़ास तौर पे 5, 6, 7, 8, 9 मई तक आपको साफ पता चल गया कौन। 9 मई के बाद जिन्होंने देखा ना कि 10 मई आ गई है और हमारी विक्ट्री हो गई है, तो 10 मई को वो 180 डिग्री का चेंज था। तो ये सब वो लोग हैं जो 9 मई के मारे हैं। 9 मई ये वाली नहीं 9 मई पिछले साल। अच्छा 9 मई तक देखें, 10 मई खा गया। 9 मई तक तो चीफ साहब देखते हैं, मौका देखते हैं, माफी मांग लो, छोड़ दो यार। 10 मई को नहीं छोड़ते फिर वो, चाहे वो 9 मई वो वाली हो या ये वाली हो। लेकिन यहाँ पर एक रूमर बना के हमारे ही पाकिस्तान के जो सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं वो ऐसे मौके पे ऐसी कहानियाँ, रूमर्स फैला रहे हैं कि शायद हमारी जो पाक अफवाज के जो सरबराहान है वो झुक गए हैं, वो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन में जब आर्मी चीफ ने अपने इदारे की इज्जत बहाल करवाई, पाकिस्तान की इज्जत पूरी दुनिया में बहाल करवाई, वो ऐसे वक्त में उस फितने को ऑक्सीजन देंगे और उनको कहेंगे कि जी आ जाएं आप दोबारा आके सर पे हमारे नाचें? नहीं, मैंने कहा ना कि ये वो सोर्सेज हैं इस न्यूज़ की, इस र्यूमर मॉन्गरिंग की, जिस पे डिबेट करके हम उसको वेट देते हैं बेसिकली। और ऐसा होता नहीं है जिस तरीके से वो बात हो रही है ना कि 6 मई की रात को कोई मिल गया तो फिर 7 को रिहा हो जाते हैं ना। हाँ, exactly. तो फिर 7, 8, 9 को आपकी ट्वीट्स हमने देखी ना क्या थी, तो लग तो बेटों को क्यों आना? तो 7, 8, 9 की ट्वीट्स देख के लग तो नहीं रहा था कि 6 मई को आपसे मिला है। ये तो 10 मई के बाद जब आपने देखे ना, एक तो होता है ना 10 मई के 9 मई तक तो आपको ये लग रहा था कि शायद अल्लाह माफ़ करे, बस गया। 10 को आपको लगा नहीं भी जीत गया, तो अब इस टाइड के ऊपर भी थोड़ा हम खेल लें
تو نہیں وہ بالکل میں سمجھتا ہوں افواہیں ہیں، اور ٹھیک ہے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اس پارٹی کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے سپورٹ ہے، لیکن اب وہ وقت بھی آ گیا ہے کہ اس پارٹی کی جو رہنما ہیں نا، جو بانی ہیں، وہ ذرا ریویو کریں، انٹروسپیکشن کریں، دیکھیں وہ کہاں کھڑے ہیں، دیکھیں وہ نوجوانوں کو کہاں لے کر آ گئے ہیں، دیکھیں وہ تقسیم کا باعث بن رہے ہیں، وہ یونٹی کا باعث نہیں بن رہے. سو ان کے صاحبزادوں کا میں نے انٹرویو سنا، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، ظاہر ہے صاحبزادے ہیں، ان کو تو فکر ہونی چاہیے بیٹوں کو، اس میں تو کوئی یہ تو بٹ نیچرل ہے. لیکن پھر میرا سوال بھی ہے نا ان سے، اور اس بات کے ساتھ کہ ان کی کنسرنس کی رسپیکٹ ہے. Have they ever tried to go to Pakistan to meet their father? Never. Have they even applied for a meeting? No. اور جب وہ اپنے انٹرویو میں خود کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرویو دینے کے لیے بھی ہم نے والد صاحب سے پوچھا، انہوں نے اجازت دی. This means they are in contact. They are in contact. They can go to Dubai to watch cricket match. ہاں 2 گھنٹے کی فلائٹ لے کر کے کراچی نہیں سکتے. یہ سب سوالات ہیں، اور اس بات کا احترام کرتے ہوئے کہ ان کی کنسرنس ایز بیٹے، ایز سنس بالکل جینوئن ہے، وی ریسپیکٹ دیٹ. تو کچھ جانے سے پہلے کچھ پاکستانیوں کے لیے پیغام کہ اس فتح کے بعد پاکستان کی قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قوم کو وہی کرنا چاہیے جو سورہ نصر میں، اور سورہ نصر میں جب فتح کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور رسول پاک سے مخاطب ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فسبح بحمد ربک اذا جاء نصر اللہ والفتح. فتح ہو گئی ہے، فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے. رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور جب لوگ دوک در جوک دین میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر فسبح بحمد ربک، رب کی تعریف کرو جس کی وجہ سے تمہیں یہ سب ملا ہے. واستغفروا انہ کان توابا، اور استغفار کرو، اور وہی توبہ کرنے والا، معاف کرنے والا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے نام پہ کامیابی ملے تو ہم سجدے میں چلے جائیں، اس کا شکر ادا کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی حمد پڑھیں، اس سے استغفار کریں، اس سے معافی مانگیں. آگے بھی وہی ہماری مدد کرے گا. آسرا کسی کا نہ رکھیں، آسرا رکھیں صرف اپنے رب کا، اللہ تعالیٰ کا. کتنی خوبصورت بات کی ہے رضا ہارون نے، لیکن ان کے ساتھ ہی بات کے بعد مجھے کچھ اور کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن آخری بات میں یہ کہتی چلی جاؤں، جنہوں نے یہ بھرم بنا کے رکھا تھا کہ اگر پاکستان کی ایک سرٹن میں کہتی ہوں عمرانی قوم اگر پاکستان کی پاک افواج کے پیچھے خدا نخواستہ کھڑی نہ ہوتی تو پاکستان خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا. لیکن میں شکر ضرور اللہ کا ادا کروں گی کہ جنہوں نے یہ بھرم بنا کے رکھا ہوا تھا، ان عمرانی قوم نے پاکستان کی پاک افواج کا ساتھ نہ دیتے ہوئے یہ اپنا حق ادا کیا. اور پاکستان کی جو اصل قوم تھی وہ پاکستان کے محافظوں کے ساتھ کھڑی تھی، پاکستان کے ساتھ کھڑی تھی، اور پاکستان نے پوری دنیا کو دکھایا کہ اس عمرانی قوم کے باوجود اگر رب نے پاکستان کو، پاکستان کی پاک افواج کو فتح دلائی ہے تو دیٹس مین کہ وہ جھوٹا بھرم بھی جھوٹا تھا، وہ کہنے والے بھی جھوٹے تھے، اور وہ سنانے والے بھی جھوٹے تھے. خدا حافظ.